हो गया, सबने जमा कर दी। चलो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्यय युक्त शब्द है, किस शब्द में प्रत्यय लगा है? देखो ये क्या है, सदाचार। अगर आप आचार के आगे क्या लगा दो, स लगा दो, तो वो क्या बन जाएगा, सदाचार बन जाएगा ना। इसका मतलब इसमें क्या लगा है, उपसर्ग। क्या लगा है, उपसर्ग। सावधान, धान शब्द के आगे क्या लगा है, साव, यानी कि इसमें भी क्या है, उपसर्ग। भाव, भाव के आगे क्या, अपना, स्व, क्या लगा है, उपसर्ग। समझ के पीछे क्या लगा है, दार, फारसी का है ये दार, समझ गया ना, लेकिन है क्या ये, प्रत्यय। तो इनमें से प्रत्यय किस पे है, समझदार। किसमें है, समझदार में। अगला क्वेश्चन है, आज का पेपर बहुत सरल है, 20 होने चाहिए आपके। आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, होता तो हम अवश्य आते, अर्थ के आधार पर वाक्य है। आपने बुलाया होता एक वाक्य, तो हम अवश्य आते दूसरा, यानी कि हमारा आना आपके बुलाने पर निर्भर करता है। एक क्रिया जब दूसरे क्रिया पर निर्भर करती है तो ऐसे में, जैसे हेतु हेतु मद होता है काल में, समझ गया ना, ऐसे वाक्यों को अर्थ के आधार पर बोलते हैं संकेतवाचक वाक्य। क्या बोलते हैं, संकेतवाचक वाक्य। ये संकेतवाचक हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भोजपुरी बोली किस अभ्रंश से निकलती है? भोजपुरी, भोजपुरी किसकी है बताओ, बिहारी की बोली है। किसकी है, बिहारी की। भोजपुरी किसकी है, बिहार। बिहारी की है, और बिहारी किस अपभ्रंश से निकली है, मागधी से। अर्धमागधी नहीं, किससे, अर्धमागधी में केवल पूर्वी हिंदी की बोलियां आती है, बिहारी नहीं आती। बिहारी किस में आती है, मागधी में आती है, ठीक है। पावन शब्द का सही संधि विच्छेद है, पावन, ठीक है। पावन शब्द में होती है अयादि संधि, समझ गया ना। आपको पता है, यदि पहले शब्द का अंत किस में हो, ओ या औ में, ओ या औ में, और उसके बाद कोई अन्य स्वर आए, ठीक है। अब अगर इसके बाद मान लो अ आया, तो ये क्या बनेगा, औ। क्या बनेगा, औ। और अगर औ आया तो क्या बनेगा, आओ, ठीक है। तो अगर हम इसमें से औ ले लें और औ ले लें तो क्या बनेगा, ये बताओ, आओ बनेगा ना। क्या बनेगा, आओ। हमने पौ में से औ की मात्रा हटाई थी, तो पौ के नीचे क्या रह गया था, हलन। अब क्या जोड़ दें इसके आगे, आ की मात्रा, वह अपनी जगह पर आ गया और न अपनी जगह पर, तो क्या बन गया ये, पावन। पौधन अन से बनेगा क्या, अयादि संधि में जब भी औ की मात्रा लगी होती है तो वहां पर क्या होता है बताओ, आओ बनता है। जब भी ओ की मात्रा होती है, आओ, क्या होता है, आओ। ए ऐ और ओ, औ ही तो है अयादि संधि में, ठीक है। अय, आय और औ, आओ, ठीक है। तो इसमें आओ बन रहा है पावन। क्या बना, पावन। तो एक इसका उदाहरण है अयाधि संधि का, अयादि संधि। कर्मयोग शब्द में समास होगा, कर्मयोग। कर्म किसी की विशेषता नहीं है, इसको तोड़ो, क्या होगा, कर्म का योग। बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे कि कर्म क्या होनी चाहिए, योग विशेष्य, और कर्म उसकी क्या है, विशेषता। विशेषता नहीं है कर्म, समझ गया ना। कर्म का योग, योग की बात कर रहा है। दूसरा पद प्रधान है और पहला पद क्या है, गौण है, लेकिन है पहला पद भी क्या, विशेषी है, विशेषण नहीं है, समझ गया ना। इसीलिए यहां पर कहा आ गया है बीच में, तो ये होगा तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष। कौन सा तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक तद्भव शब्द है? तद्भव, तिलक। तिलक क्या है बताओ? तत्सम। तद्भव क्या है इसका? टीका। चूरन, यही सही होगा क्योंकि इसका होना क्या चाहिए था? चूर्ण होना चाहिए था। सुंदर, सुंदर तो अपने आप में क्या है? तत्सम है, संस्कृत से आया है। साक्षी भी क्या है? तत्सम। समझ गया ना? साक्षी साखी होता है, साक्षी को क्या बोलते हैं? साखी। समझ गया ना? किसमें? तद्भव में। ठीक है, ये जो आपका चूरन शब्द है ये आपका तद्भव है, बाकी ये तत्सम, ये तत्सम, ये तत्सम, ये है तद्भव। तो इसका बी सही आंसर होगा। अगला, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी, इसमें से किसकी दे रखी है ये वर्तनियां सब? प्रज्वल की। समझ गया ना? जब हम प्रज्वल लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन प्रज्वलित नहीं होता। क्या होता है? प्रज्वलित। क्या होता है? प्रज्वलित। अगर कोई प्रज्वल की क्या लिखा है? वर्तनी, तो जो आएगा दो बार आधा। समझ गया ना? लेकिन प्रज्वलित नहीं होता है। क्या होता है? प्रज्वलित। ठीक है, तो इसका सही आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन है, शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द है। शब्दकोश के लिए पहले हम क्या कर लेते हैं? शब्द का विस्तार कर लेते हैं। ये क्या है बताओ? वो, धन, औ, धन, को, धन, तो, धन। डिक्शनरी तो देखते ही होगे आप लोग। वो, धन, औ, धन, रो, धन, औ, धन, को, धन, औ। तीसरा क्या है? व, धन, औ, धन, क, धन, औ, धन, र। ये क्या है? व, धन, औ, धन, क्या आया? रो, धन, गो, धन, औ। अब वर्तनी के हिसाब से देखो, पहला वर्ण सब में क्या है? समान है, तो इससे निर्धारित नहीं होगा। दूसरा वर्ण सब में क्या है? समान है, इससे भी निर्धारित नहीं होगा। तीसरे वर्ण में इसमें क, इसमें रो, इसमें क, इसमें रो, यानी कि ये दोनों तो नहीं हो सकते हैं क्योंकि रो बाद में आता है क। अब इन दोनों में से एक होगा। अब इसके बाद अगले में जाओ, क के बाद यहां चौथा क्या आया? तो। चौथा क्या आया? तो। और यहां क्या आया है? चौथा क्या आया? ओ। तो कौन पहले आएगा? व, अ, क, नहीं, क्या आया? तीसरा तो क आ गया था, इसमें तो तीसरा क दो में निर्धारित नहीं हुआ ना। वो से निर्धारित नहीं हुआ, औ से निर्धारित नहीं हुआ, तीसरे में क्या आया? क। अब क कितनों में आया है? दो में। अच्छा, उसमें क आधा है, सॉरी। रॉ आ गया है ना उसमें सीधे, क आधा है, रॉ पूरा। ये आधा आधा दोनों। तो इसमें तीसरे में से भी निर्धारित नहीं हुआ, चौथे में इसमें तो आया, इसमें क्या आया? रॉ। वर्णमाला में कौन सा पहले आता है? तो पहले आता है, रॉ बाद में आता है, इसलिए वक्त। शब्दकोश में पहले, डिक्शनरी में अगर व्यवस्थित करें तो पहले क्या आएगा? वक्त आएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द योगरूढ़ है? योगरूढ़ मतलब बनते समय तो यौगिक हो, दो शब्दों से बना हो, और अर्थ में क्या हो? रूढ़ हो जाए। चक्र पाणी कैसे बना है? चक्र और पाणी,
दो शब्दों से बना है, यौगिक तो है ही। चक्रपाणी का शाब्दिक अर्थ ना लेकर के क्या लिया जाता है? हाँ, प्रचलित अर्थ। और प्रचलित अर्थ चक्रपाणी का होता है विष्णु। क्या होता है? विष्णु। ये ज्यादा प्रचलित अर्थ है। बहुब्रीहि समास होगा, समझ गया ना, तो वो क्या होगा? योगरूढ़। तो चक्रपाणी हो गया है, बाकी ये योगरूढ़ नहीं होंगे। पाठशाला को कोई ऐसा प्रचलित अर्थ, पाठशाला पाठशाला ही है, समझ गया ना। पाठ और शाला दो से बनी है, यौगिक तो है लेकिन रूढ़ नहीं है। उपचार, उप और चार से बना है, समझ गया ना, यौगिक तो है लेकिन रूढ़ नहीं। अभिव्यक्ति, यौगिक तो है लेकिन रूढ़ नहीं। यौगिक सभी हैं लेकिन रूढ़ कब होता है? जब उसका शाब्दिक अर्थ ना लेकर के कोई अन्य अर्थ लिया जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्थूल का सही विलोमार्थक है। स्थूल का मतलब क्या होता है? बड़ा। स्थूल का मतलब क्या होता है? बड़ा। तो स्थूल का क्या होगा? सूक्ष्म। स्थूल का विलोम क्या होगा? सूक्ष्म। अगला, कौन सा एक वसंत का पर्यायवाची नहीं है? बसंत, बसंत ऋतु, ऋतुपति बोलते हैं। बसंत ऋतुओं का क्या है? राजा है ना, ऋतुराज है, या बसंत ऋतुओं का क्या है? स्वामी है। कुसुमाकर, ये भी है। कुसुमाकर मतलब फूल को खिलाने वाला। मधुमास, मधु बनाने वाला, समझ गया ना। तो कौन सा नहीं है फिर? कांतार, वन का होता है कांतार, तो किसका होता है? वन का पर्यायवाची होता है, ना कि। बगले क्या झांक रहे हो? हाँ भाई, परसों तो लिखाया था, गलत हो गया? गलत तो होगा ही, पढ़ के नहीं आओगे तो। तभी तो बगले झांक रहे हो। पता चल जाता है मुझे कौन कौन बगले झांक रहा है। बगले वही झांकता है जिसका अपने ऊपर क्या विश्वास नहीं होता, इसीलिए वो अगल बगल देखता है, समझ गया ना, निराशा में कि हाँ मैंने तो पहले ही कहा था ये गलत होगा, समझ गया ना। पहले ही कहा था गलत होगा तो कॉपी में लिखा क्यों नहीं? कॉपी में तो वैसा ही लिख दिया बगल वाले के जैसा, क्योंकि अपनी बात पर क्या विश्वास नहीं था ना, समझ गया। आपने पूछा यार इसमें तो ये होना चाहिए, अगले ने कहा नहीं नहीं ये होगा, समझ गया ना। ये होना चाहिए कह रहे हो, ये होगा नहीं। पढ़ाई उस लेवल की करो कि ये होगा, इतना विश्वास जगा सको, समझ गया ना। तभी जाकर के जो 2-2 4-4 5-5 नंबर गलत होते हैं ना लास्ट में, वो तभी गलत नहीं होंगे। बहुत सारे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, 4-4 5-5 साल से पढ़ रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, और आते हैं नजदीक में आ जाते हैं, 65 मेरिट जा रही है तो 60 58 ऐसे नंबर ला रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं होता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह वो हमेशा क्या करते हैं? उसी चीज को पढ़ते हैं जो पिछली बार पढ़ के गए, समझ गया ना। अगर आपके पिछली बार पढ़ने से आप कम रह गए हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि कमी कहां रही। पिछली बार मैंने इतनी चीजें करी थी और ये चीज मेरी छूट गई थी, तो आपको पिछली बार वाले में वो नई चीज जोड़ करके ले जानी चाहिए, समझ गया ना। एक पेपर नहीं निकलेगा, 2 नहीं, 4 नहीं, 5-7 के बाद तो आपका सिलेबस इतना बड़ा हो जाएगा, आपकी पढ़ाई इतनी क्या हो जाएगी? वृद्ध हो जाएगी कि आपका कोई ना कोई पेपर फिर निकल ही जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ी कमजोरी बच्चों की यही है, समझ गया ना। अपने कंफर्ट जोन से निकलते नहीं है। कंफर्ट जोन का मतलब मैं तो यही पढ़ूंगा, अरे भाई इससे हो ही नहीं रहा, पढ़ के फायदा क्या है? इससे तो ना पढ़ना बढ़िया है। जब आपको पता है इस पढ़ाई से नहीं हो रहा है, समझ गया ना, इस पढ़ाई से मैं एक स्तर तक तो नंबर ले आ रहा हूं लेकिन वो नंबर नहीं आ रहे हैं जो सिलेक्शन के लिए चाहिए, तो तब क्या करना आपको बताओ? जो पढ़ाई वहां तक पहुंचा रही है वो तो करनी है, उसके अलावा वो करनी है जिनकी वजह से हम रह जा रहे हैं, समझ गया ना। इसी को सुधार बोलते हैं। जब भी आप क्या करोगे, आत्म मंथन करोगे, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं कहाँ कमजोर हूं, समझ गया ना। और वहां पर अगर आपकी स्पष्टता आ गई, वहां पर आपका अगर आत्मविश्वास आ गया तो सिलेक्शन हो जाता है। इतनी भी बड़ी चीज नहीं है, समझ गया ना। नौकरी लगने तक ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी चीज होगी, नौकरी लगने के बाद क्या ऐसा कोई फीलिंग नहीं होती है। तुम थोड़ा अलग फीलिंग महसूस करोगे, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़े दिनों बाद वो भी सामान्य हो जाएगा, समझ ना। अभी आपको लगता होगा कि इसकी तो लग गई यार, ये कुछ अलग होगा, कुछ अलग अलग नहीं होता, समझ गया ना। वो वैसा ही होता है, बस इतना है कि उसके मेहनत करने का तरीका थोड़ा स्मार्ट होता है। स्मार्ट कहने का मतलब है थोड़ा जो परंपरागत चीजें हैं उनसे हट करके थोड़ा क्या
जो आधुनिकतावादी चीजें हैं उनको सोचना। मतलब आपको लगता है कि इससे फायदा हो रहा है तो आप करिए, उसको नहीं हो रहा है तो उसे किनारे लगाइए। समझ गया ना? अपने आप में जीत पकड़ के रखना कि जो मैं सही कर रहा हूं अगर वही सही है, उसी के साथ चल रहे हो आप, तो उससे सही हो जाना चाहिए ना। फिर अगर नहीं हो रहा है तो आप सही नहीं हो, इस बात को एक्सेप्ट कर लो आप, और आप अपनी रणनीति में चेंज करो। ठोस होनी चाहिए पढ़ाई। आपको पता होना चाहिए कि ये सिलेबस है, इसमें इतनी ज्यादा क्या होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए सिलेबस में। जो भी चीजें दी हैं कहीं से भी पूछेगा किसी भी तरीके से तो मैं आसानी से इसको कर लूंगा। इसी पे ज्यादा एफर्ट डालना है, मेहनत उसी में करनी है। समझ गया ना? अनाप शनाप चीजों में नहीं, वो तो फलाना चीज भी पढ़ रहा है, पढ़ने दो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कुछ पढ़ खाए उससे कोई मतलब नहीं है। आपको वो पढ़ना है जो आपसे पूछा जाने वाला है, और पूछा जाने वाले के लिए आप उसको मोटा मोटा आपको सिलेबस दे दिया है। अब इतिहास का है, प्राचीन भारत, आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत का है, तो पढ़ लो सबको बढ़िया तरीके से, आएगा तो आप निचोड़ लोगे ही उसमें से क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, निचोड़ के रख देना है बस। समझ गया ना? ये नहीं कि क्या उसे वैसी अवस्था में छोड़ देना है कि आ गया, अभी देखा भी जैसा लग रहा है, उत्तर भी नहीं आ रहा है, ऐसी स्थिति नहीं। देखा है तो आना चाहिए उत्तर, देखी क्यों रहे हो? अगर पन्ना पलट दिया है तो पन्ने की जानकारियां होनी चाहिए, नहीं तो पलटो ही मत पन्ना। कौन कह रहा आपसे? बताओ। ऐसा थोड़ी है कि सरकारी नौकरी नहीं लगेगी तो जीवन नहीं होगा। बताओ, कुछ भी करोगे जीवन चलना है आपका। समझ गया ना? बस सरकारी नौकरी हमारे देश में इसलिए थोड़ा बहुत क्या है, आकर्षित करने वाली है क्योंकि उसमें लाइफ टाइम सिक्योरिटी होती है। हमारा देश अभी इस पोजीशन में नहीं है कि आप अपने उद्यम कर सको, उद्यम से आप इतना अच्छा कमा सको कि सर नौकरी दे सको लोगों को। समझ गया ना? इसीलिए आप चाहते हो कि बहुत खराब होने से, समझ गया ना, रिस्क ना लेकर के बहुत अच्छा करने से अच्छा एक कंफर्ट हो, नौकरी ले लो जिसमें लाइफ टाइम सिक्योरिटी हो, जिसमें जीवन आसानी से सम्मान के साथ, क्योंकि सरकारी नौकरी वाले को हमारे देश में सम्मान काफी मिलता है, आपको पता हो। समझ गया ना? तो उस सम्मान के लिए आपको करनी पड़ती है। नहीं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपकी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। समझ गया ना? कुछ दूसरे सेक्टर में मेहनत करोगे तो वहां सफलता मिलेगी, ऐसा जरूरी नहीं है। समझ गया ना? कि सरकारी नौकरी है वही सफल है। थोड़ा बहुत इस तरीके का क्या वो क्रिएट किया जाता है ना हमारे समाज में कि सरकारी नौकरी में लग गया है तो ये बच्चा सफल हो गया। समझ गया ना? सफलता का आकलन कभी भी सरकारी नौकरी से नहीं होता है। जीवन में सफलता का आकलन इस बात से होता है कि आप अपने जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति कितने बेहतरीन तरीके से कर रहे हो, सामाजिक और पारिवारिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन कितने अच्छे से कर रहे हो। आपके परिवार के कुछ उत्तरदायित्व होंगे ना आपके ऊपर, उनका निर्वहन आप अच्छे से कर ले रहे हो। समझ गया ना? आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। समझ गया ना? स्मूथ चल रहा है। आप सामाजिक उत्तरदायित्व होते हैं कई आपके, उनका निर्वहन अच्छे से कर रहे हो, तो इसका मतलब आप सफल हो। समझ गया ना? सफल होने के लिए आईएएस होना जरूरी थोड़ी है। समझ गया ना? सफलता का एक मानक हो सकता है लेकिन पूर्ण सफलता नहीं हो सकती ना। वो कोई भी नौकरी नहीं हो सकती पूर्ण सफलता, जरूरी थोड़ी है। क्या बोलते हैं, आदमी क्या नौकरी में लग जाता है शराबी हो जाता है? अब आप कैसे कहोगे कि भाई ये सफल है? समझ गया ना? घर वालों की पूर्ति करने की जगह घर वालों को क्या मानसिक पीड़ा दे रहा है जो व्यक्ति, कैसे उसको सफल मान लोगे? सफलता का मानक बिल्कुल नहीं है। समझ गया ना? इसीलिए कर रहे हो तो ठोस करो। जब कूदे ही हो, ओखली में सर दिया है तो मूसल से क्या डरना है फिर? बताओ। समझ गया ना? अगर कूदे हो मैदान में, रात हो रही है, दिन हो रहा है, बारात हो रही है, क्या मतलब? बताओ। आपके लिए तो ये है कि भाई ये सिलेबस है और इसको क्या करना है, छुट्टी करनी है इसकी। इसमें कहीं से भी पूछेगा तो खराब चीजें नहीं होंगी। समझ गया ना? बस इतना ही है। कोई आईएएस की परीक्षा की तरह बहुत ज्यादा क्या आपको राइटिंग स्किल्स सीखनी पड़ेंगी, ये वो सब कुछ नहीं है। वन डे एग्जाम है। समझ गया ना? फैक्ट पता है और सही तरीके से क्या आपको स्पष्टता है, उनमें कंफ्यूजन नहीं है, तो जो आ रहा है भाई गोला भर दो। समझ गया ना? 1 नंबर का है तो 1 मिलेगा, नहीं मिलेगा। 1.5 नंबर का है तो 1.5 मिलेगा। जो भी उसका एक क्वेश्चन का नंबर होगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है? तो अगर आपको सफल होना है तो स्पष्टता बहुत जरूरी है। ठीक है? आपको पता है भाई मेरे को पर्यायवाची ये दिया गया है, समझ गया ना? तो आप उसको याद रखिए। अब याद करने के तरीके आप जानो कितना सरल कर सकते हो, कितने सरल तरीके से अर्थ को समझ करके कर सकते हो। समझ गया ना? या फिर क्या, जैसे यही है, अब इसमें हमने क्या कहा, ऋतुपति कहा ना? क्या कहा? ऋतुपति। समझ गया ना? और किसका था ये? बसंत का। समझ गया ना? क्योंकि वसंत ऋतु क्या होती है, सब ऋतु में सबसे बढ़िया होती है।
समझ गया ना, सबसे अच्छी ऋतु मानी जाती है, प्रकृति अपने चरम पर होती है, समझ गया ना, इसीलिए इसका नाम क्या है बताओ, ऋतुपति। दूसरा क्या कहा, कुसुमाकर, बसंत में फूल खिलते हैं ना, कुसुम किसका है, फूल का, कुसुमाकर मतलब फूल को खिलाने वाली, है ना। और फूल खिलेंगे तो मधु भी बनेगी, शहद बनता है या नहीं बनता है बताओ, तो क्या बोलेंगे, मधु मास बोलेंगे, बोलेंगे ना। तो अब आप कितना कनेक्ट कर पाते हो अर्थों से, ये इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ी है कि अब आप किताब पकड़ के रटने पड़ रहे, ऋतुपति ऋतुपति कुसुमाकर कुसुमाकर ऐसे लगे रहते हो दिन रात गधों की तरह, समझ गया ना। चीजों को ऐसे स्पष्ट करते हुए चलिए कि आज से 10 साल बाद किताब नहीं भी पढ़ी होगी तो भी आपको क्या पता चलना चाहिए कि हाँ यार ये तो ऐसा ऋतुपति लिखा है। ऋतुपति तो किसको, ऋतुराज या ऋतुपति तो बसंत को ही कहा जाता है, ठीक है। अब कुसुमाकर आया, फिर आप सोच रहे हो कुसुम का अर्थ लिखो, कुसुमाकर मतलब फूल बनाने वाला, फूल को खिलाने वाला, है ना। फूल कब खिलते हैं बताओ, बसंत में ना, सभी जगहों पर फूल खिल जाते हैं, इसीलिए तो। और फूल खिलेंगे तो उसमें क्या बनेगी, मकरंद भी बनेगी, तो क्या है, मधुमास, यानी कि मधु बनाने वाला मास। अपने अर्थ होने चाहिए, ये नहीं कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है, भाड़ में जाए वास्तविक अर्थ। आप इससे आपके अंदर एक समझ डेवलप हो जाती है ना, वो बहुत जरूरी है, समझ गया ना। इसका वास्तविक अर्थ क्या है वो नहीं, आपने रिलेट कर लिया है, बात खत्म, आपके जीवन भर के लिए बन गया ना, स्पष्ट हो गया। तो आपको ज्यादा क्या करना है, इसका डिक्शनरी में ढूंढ करके इसका एग्जैक्ट अर्थ खोजना है, समझ गया ना। भाड़ में जाए वो अर्थ, क्या करना है बताओ, आपको तो अपना जीवन में काम चलाना है कि आपको इस शब्द का अर्थ पता है, इसका पर्यायवाची आपको पता है, बस बात खत्म हो गई, समझ गया ना। तो रिलेट करना बहुत जरूरी होता है। चलो अगला, जो कठिनाई से मिलता है, कठिनाई से मिलता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, दुर्गम का मतलब जहां पहुंचना कठिन हो उसे बोलते हैं दुर्गम, ठीक है। और जो कठिनाई से मिलता है उसे दुर्लभ, क्या बोलेंगे, दुर्लभ। ये वस्तु बहुत दुर्लभ है, यानी कि बहुत कठिनाई से मिलता है, समझ गया ना, इसकी मतलब बहुतायतता नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुहावरा नहीं है, कमर टूटना मुहावरा है। अधिकतर मुहावरों की पहचान क्या होती है, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा भी, मुहावरे और लोकोक्तियों में पीछे ना लगा होता है, ना में खत्म होते हैं, कुछ कहावतें भी ना में खत्म होती है, ये ऐसा नहीं है कि जिसमें ना लगा है वो मुहावरा ही है। अधिकतर मुहावरे किस में खत्म होते हैं, और एक सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि मुहावरे स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किए जाते, मुहावरे वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं, जब आप किसी वाक्य को बोलते हो तभी प्रयोग होंगे, समझ गया ना। इसके लिए तो इसकी नौकरी ना लगना कमर टूटने जैसा है, समझ गया ना। अब इसका कौन सा, जो आपका वास्तविक क्या है अर्थ है, समझ गया ना, अभिधा ना लेकर के लक्षणा इसमें से लिया जाता है, समझ गया ना। कमर टूटने का मतलब ये नहीं है कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, कमर टूटने का मतलब हाँ उसका आत्म जो विश्वास है वो पूरी तरीके से रसातल पे पहुंच गया, मतलब वो अब अपने जीवन यापन के लिए खड़े होने की स्थिति में नहीं है, ऐसा है, समझ गया ना। अब इसमें उल्लू बनाना, समझ गया ना, तुमने मुझे उल्लू बनाया, अब ये क्या है बताओ, मुहावरा है, क्यों, एक तो ना लगा है, थोड़ा बहुत मोटा मोटा ये हिसाब है, और दूसरा क्या, वाक्य में प्रयोग। कहावत के लिए क्या, दूर दूर दूर, अब आप ऐसे ही तंज कस देते हो ना किसी पर, तुमने कहा कि क्या, हिमालय बहुत सुंदर है, समझ गया ना, यहां से देख रहे हो हिमालय बहुत सुंदर है, समझ गया ना। बगल में बैठा आदमी किसी वाक्य को नहीं बोलता है, केवल तंज कर देता है, किस रूप में, दूर के ढोल सुहावने। अब वो देख करके आया है, हिमालय सुंदर जितना यहां से दिख रहा है उतना है नहीं, वहां जाकर के बहुत क्या है, दुर्गम चीजें हैं, सुंदर भी है परंतु क्या, दुर्गम है। उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, दूर के ढोल सुहावने, समझ गया ना। थोड़ा थोड़ा इसका शाब्दिक अर्थ क्या करता है, अभिधा के साथ ही मैच करता है, लक्षणा नहीं, लाक्षणिक अर्थ नहीं लिया जाता है, समझ गया ना। तो कुल मिलाकर के इसमें इसको बिना वाक्य के स्वतंत्र रूप से भी बोल सकते हो, किसको, लोकोक्ति को, कहावत को स्वतंत्र भी बोला जा सकता है। मुहावरा हमेशा किस में प्रयोग होता है, वाक्य में, ये ध्यान रखना। ये सब मुहावरे हैं तीन के तीन, ये क्या है, लोकोक्ति है, समझ गया ना। लोकोक्ति को व्यंग्य के रूप में, समझ गया ना, दूसरे को ज्ञान देने के रूप में, समझ गया ना। व्यंग्य का मतलब
किसी को या किसी पे कटाक्ष कसने के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। समझ गया ना। भाई शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? मैंने आपको बताया था कि रिश्तों में जितने भी नाम होते हैं वो जातिवाचक संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक नहीं। अब मामा सुरेश भी हो सकता है, क्या रमेश भी हो सकता है। भाई क्या है? एक जाति है। समझ गया ना। आपके माँ के गर्भ से जो आपके साथ पैदा हुआ है वो क्या है? भाई है। छोटा है, बड़ा है, समझ गया ना। उसका नाम रमेश है, सुरेश है, समझ गया ना। ये मायने नहीं रखता, क्योंकि वो क्या बताता है? एक गर्भ से या एक उससे पैदा होने वाले रिश्तों को बताता है भाई शब्द। समझ गया ना। कोई भी रिश्ता हो, रिश्ते का नाम होगा। ने कहा पिता, पिता शब्द में संज्ञा बताइए, जातिवाचक। समझ गया ना। तो हमेशा याद रखना, जो आपके क्या होते हैं रिश्तों के नाम होते हैं वो क्या होते हैं? जातिवाचक। तो भाई शब्द में कौन सी होगी? जातिवाचक। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक वचन करण कारक सर्वनाम शब्द है? एक वचन भी हो और करण कारक भी हो। करण कारक हो इसके लिए जरूरी क्या है? से होना। इनमें से किस में से है बताओ पहले? इससे, हम से। अब करण कारक के साथ क्या हो कह रहा है? एक वचन भी हो। इससे, हम से। हम क्या है? बहुवचन। इस क्या है? एक वचन। तो ये सही आंसर है। बाकी ये क्या है बताओ? इसको एक वचन तो है, परंतु क्या है? कर्म। क्या है? कर्म कारक है। उसको एक वचन है लेकिन कर्म कारक है ना। कौन सा एक स्त्रीलिंग शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द चंद्र। चंद्र क्या है? चांद। चांद आ गया। देखो चंद्रमा, समझ रहे हो, जिसे हम क्या बोलते हैं? चंद्रमा। समझ गया ना। उसको हम स्त्रीलिंग के रूप में, मां तो लगा है उसके पीछे, लेकिन स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं। हमेशा किस में करते हैं? पुल्लिंग। चंद्रमा आ गई कहते हैं या आ गया? जबकि चांदनी शब्द किस रूप में? चांदनी चांद को थोड़ी कहा जाता है। चांदनी चांद की क्या है? आभा को कहा जाता है। चांद से जो निकलने वाली रोशनी या आभा होती है वो क्या है? चांदनी। चांदनी रात मतलब जिसमें चंद्र की आभा फैली हुई हो। समझ गया ना। वो स्त्रीलिंग होगा। लेकिन चंद्र, चंद्रमा, ये सब क्या होते हैं? पुल्लिंग शब्द। वाक्य में प्रयोग कर लो आप, पुल्लिंग है। पीपल, यहां एक बड़ा पीपल था। बड़ा अगर स्त्रीलिंग होता तो क्या आता? बड़ी आता। तो पुल्लिंग है। मोती, मोती सीप से निकलता है, निकलती है नहीं, मोती सीप से प्राप्त होता है, यानी कि क्या है? पुल्लिंग। रात, रात अंधेरी होती है, क्या है? कौन है स्त्री? रात। रात शब्द में स्त्रीलिंग है। अगला, मिठाई शब्द का सही बहुवचन होगा। मिठाई, मिठाइयां, मिठाई, मिठाइयां और मीठे। ठीक है। तो इसमें आपका ये दोनों तो है ही नहीं, इन दोनों में से कौन सा वाला होगा? तीसरा वाला। क्यों? क्योंकि जब यहां लगता है तो बड़ी की मात्रा नहीं लगती, याद रखना। जब यहां लगेगा तो ये क्या हो जाती है? देखो, ये देखो क्या है। अब यहां लगाओ, सही है। क्या होगा? जब भी किसी शब्द में प्रत्यय के रूप में या लगता है, समझ गया ना, या, तो वहां पर जो उससे आगे वाला वर्ण होता है उसमें अगर बड़ी की मात्रा है तो वो क्या बन जाती है? छोटी। इसमें कौन सा सही है? सी वाला सही होगा, मिठाइयां। ठीक है। अगला, केले किस भाव से दिए? केले किस भाव से दिए? भाव से। भाव क्या है? आधार है। मैंने क्या बोला था? अलग होने के, सॉरी, आधार के संबंध में और मोल भाव करने के संबंध में जो से होता है वो किसका होता है? करण का। मोल भाव का से किसका है? करण का। बोलते हैं ना बाजार में जाकर के, केले किस भाव से दिए, आलू किस भाव से दिए।
समझ गया ना, जहां आप मोल भाव करते हो वहां अगर से आता है तो वो करण का से होता है। क्यों? क्योंकि मोल भाव वहां आधार के रूप में यानी कि उसमें कर्म के रूप में काम करता है। समझ गया ना, यहां पर क्या है, देना क्या है, क्रिया, केले क्या है, कर्म, भाव क्या है, कर्म। समझ गया ना, तो इसमें क्या आएगा कर्म के साथ, कर्म मतलब इस वाक्य का आधार है ये भाव पूछना, और आधार के साथ किसी आपके क्रिया के होने के आधार के साथ जो से लगता है वो हमेशा किसका होता है, करण का से। अगला क्वेश्चन है, वह रावण मारा गया जो अहंकारी था, वाक्य में उपवाक्य का प्रकार है। वह मारा गया, वह अहंकारी था, वह अहंकारी था, कौन, जो मारा गया। ठीक है, वह रावण अहंकारी था जो मारा गया, वह रावण मारा गया, कौन, जो अहंकारी था। तो वह रावण मारा गया के आगे क्या लगाने पर उत्तर मिल रहा है, और जब कौन लगाने पर, कौन सा लगाने पर उत्तर मिलता है, क्या लगाने पर उत्तर मिलता है, कब, कहां, कैसे, कितना लगाने पर उत्तर मिलता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, विशेषण। कौन सी एक अकर्मक क्रिया है, यहां पर देखो कई बार क्या होता है वाक्य में पूछता है, वाक्य में तो क्या कर्म दिया हो तो सकर्मक, ना दिया हो तो, लेकिन शब्द में पूछ ले तो आपको कल्पना करनी चाहिए वहां पर। समझ गया ना, कि इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है, ऐसी क्रिया शब्द कौन सा है जो बिना कर्म के भी चल सकता है। रोना के लिए कर्म नहीं चाहिए। समझ गया ना, आपने कहा सोहन रो रहा है, क्या कहा, या रीना रो, कहां कर्म चाहिए बताओ। रोना अपने आप में क्या है, क्रिया रीना करता है, तो इसमें तो कर्म की क्या आवश्यकता ही नहीं है। आपने कहा मोहन हंस रहा है, तो हंसना क्या है, अकर्मक क्रिया, उसके साथ कर्म की आवश्यकता है ही नहीं। अब इनमें नहीं होगी बताओ। काटना, लकड़ी को काट रहा होगा, सब्जी को काट रहा होगा, किसी न किसी कर्म को तो काट ही रहा होगा। बोना, कोई ना कोई चीज तो बो ही रहा होगा, वो क्या होगा इसका कर्म। धोना, किसी न किसी चीज को तो धो रहा होगा, वो क्या होगा इसका कर्म। यानी कि इन सब क्रियाओं को कर्म के बिना नहीं किया जा सकता है, इसको बिना कर्म के भी किया जा सकता है। ऐसा शब्द जिसमें कर्म की कल्पना की जा सकती है वो सकर्मक, और ऐसा शब्द जिसमें कर्म की कल्पना नहीं की जाती वो अकर्मक। तो इसमें क्या आया, रोना। ठीक है, चलो।